दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज ये हार्डवेयर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी बेसिकली आज हम बात करेंगे रैम के बारे में, ठीक है। तो ज्यादा डिले न करते हुए सिंपली वीडियो स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं आज का विषय। टॉपिक आपके सामने मेंशन है और द टॉपिक इज रैम स्टैंड आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक बहुत ही बढ़िया साफ क्लियर पिक्चर लग रही है जो ये दर्शा रही है कि रैम एग्जैक्टली दिखती कैसे है। यदि आपको डाउट है कि ये दिखती कैसे है तो इस प्रकार से पिक्चर के थ्रू ये आपका डाउट क्लियर होता है। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अबाउट द रैम। टॉपिक है व्हाट इज रैम। यहां पे बिल्कुल साफ और क्लियर पिक्चर लगी हुई है। इस तरह से यदि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर कोई कंपोनेंट आपको दिख रहा है तो वो है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इनेबल्स क्विक एक्सेस टू डेटा फॉर एक्टिव प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस। पॉइंट बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस। कंप्यूटर में आप जो भी चलाते हैं, व्हाटएवर आप कंप्यूटर में कुछ भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कोई पर्टिकुलर बेसिकली आप मूवी चला रहे हो या कोई गाना प्ले कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर राइटिंग कर रहे हो, व्हाटएवर आप कुछ भी कर रहे हो, वो बेसिकली वो जो डेटा आप या तो फ्रेश डेटा बना रहे हैं तो आप प्रोग्राम पे डायरेक्ट वर्क कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे आप सीधा वर्क कर रहे हैं। यदि आप कोई प्रीवियस स्टोर्ड डेटा पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली प्रोसेसर जो होता है, कंप्यूटर में एक स्पेशल कंपोनेंट लगा होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेसर। कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस देती है बेसिकली उसके लिए 99% जो है प्रोसेसर जिम्मेदार होता है। तो प्रोसेसर को चाहिए प्रोसेस करने के लिए डेटा, और वो डेटा बेसिकली जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट से प्रोसेसर पे जाता है उसे रैम कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू आपके प्रोसेसर को डेटा जाता है जिससे प्रोसेसर आपकी प्रोसेसिंग करता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके कंप्यूटर में जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कंप्यूटर को यदि आपको स्पीड अप करना है तो बेसिकली फर्स्ट एडवाइस ये होती है कि आप कंप्यूटर में फिजिकल रैम मींस फिजिकल मेमोरी मींस रैम को बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी एक पर्टिकुलर मेमोरी है कंप्यूटर में जिसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा तब तक ही मौजूद होता है, तब तक ही अवेलेबल रहता है डेटा जब तक इसमें पावर जा रही है। पावर जा रही है इन द सेंस जब तक कंप्यूटर ऑन है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक इसके अंदर डेटा है। अदरवाइज इसके अंदर जहां से भी डेटा आया, ये प्रोग्राम के थ्रू डेटा इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है तो प्रोग्राम क्लोज होते के साथ ही प्रोग्राम की बफर मेमोरी या व्हाटएवर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वो डेटा सिंक हो जाएगा। या तो ये डेटा आया होगा किसी पर्टिकुलर स्टोरेज फॉर्म से, जैसे एसएसडी से, हार्ड डिस्क से, या पेन ड्राइव के थ्रू, या सीडी डीवीडी रोम राइटर के थ्रू, कैसे भी इसमें डेटा आया होगा वो डेटा वापस उसी सेम अवस्था में सिंक हो जाता है उसी डिवाइस में जहां से यहां पे डेटा आया होगा। तो बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है क्योंकि ये डेटा अवेलेबिलिटी करवाता है प्रोसेसर के लिए, और इसी के अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के ऊपर प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है तब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य आपके कंप्यूटर में होता है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ पे, रैम इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस टू टेम्पररी स्टोर डेटा दैट इज एक्टिवली बीइंग यूज्ड और प्रोसेस्ड। कहने का मतलब वही है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या अन्य प्रोग्राम्स के द्वारा ये पर्टिकुलर या फिर कोई पर्टिकुलर जो डेटा आपके प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है उसको बेसिकली वहां से एक्सेस करके आपके प्रोसेसर्स को प्रोवाइड करना जिससे कि प्रोसेसर उसकी प्रोसेसिंग कर पाए। तो बेसिकली प्रोसेसर और आपके परमानेंट स्टोरेज के मीडियम में एक टेम्पररी स्टोरेज मीडियम लगा होता है जिसका नाम होता है रैम, और ये रैम परमानेंट स्टोरेज मीडियम से या प्रोग्राम से या सॉफ्टवेयर से या एप्लीकेशन से डेटा एक्सेस करता है और आपके प्रोसेसर को वो पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड कराता है जिससे कि प्रोसेसर अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कर सके उस पर्टिकुलर रॉ डेटा के ऊपर। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रैम के कुछ और विषयों के बारे में। सबसे पहले अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैम। रैम को मुख्य रूप से दो भागों में कैटेगराइज किया गया है।
There are two types of RAM. The first one is static random access memory. It's called SRAM. SRAM का एग्जाम्पल जो है वो है कैश मेमोरी. आगे चल के समझेंगे. कैश मेमोरी को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है, मोस्टली दो, L1, L2 एंड L3. लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. दूसरी मेजर कैटेगरी ऑफ रैम है DRAM. DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. आज तक जितने भी रैम पैकेजेस बने हैं, ये आपके सामने जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, ये भी किसी न किसी रैम का एग्जांपल है. बेसिकली DRAM का एग्जांपल है. बेसिकली ये आपके सामने जो है वो DDR रैम है, और यहाँ पे DRAM के कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं. DRAM का जो सबसे पहला पैकेज बनाया गया वो बनाया गया FPM. आपके सामने लिखा हुआ है फास्ट पेज मोड FPM रैम, EDO रैम. इसके बाद अगली जो रैम रिकॉग्नाइज हुई वो है SD रैम. SD रैम के बाद SD DDR रिकॉग्नाइज हुई, DDR SD रैम. उसके बाद DDR की बहुत सारी सीरीजें रिकॉग्नाइज हुई एज पर स्पीड, एज पर डेटा रेट्स. वो है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 एंड DDR5. इन सारी रैम्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स. तो बेसिकली आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रैम मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है. इफ एनीवन आस्किंग क्वेश्चन टू यू दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, तो आपको जो आंसर करना है वो करना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, द SRAM एंड DRAM. अब वो पूछे कि SRAM मींस व्हाट, तो SRAM को कैश मेमोरी बोलते हैं, और कैश मेमोरी मुख्य रूप से दो मुख्य भागों में विभाजित की गई है, मेनली 3, L1, L2 एंड L3. यदि कोई पूछे DRAM, तो बोले डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. मतलब जो रैम हम यूज करते हैं, बेसिकली रैम पैकेजेस यूज करते हैं, वो बेसिकली DRAM कहलाती हैं. तो आपके पास यहाँ पे दो मुख्य रूप से दो मेन कैटेगरी है रैम्स की, SRAM एंड DRAM. आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट विजुलाइज होगा. बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे और समझते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस SRAM क्या होता है. SRAM के बारे में वन लाइन डेफिनेशन क्या कहती है? SRAM इट नो नीड कांस्टेंट पावर सप्लाई टू इट नो नीड टू कांस्टेंट अपडेट एंड रिफ्रेश. मतलब इसको लगातार अपडेट और रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि SRAM मिलके बनी होती है कैपेसिटर से, और कैपेसिटर एक ऐसा मेमोरी मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर कोई भी डेटा एज अ फॉर्म ऑफ चार्जेस जब उसमें स्टोर हो जाता है तो एक बैटरी सेल्स की तरह वो काम करता है. और जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने में टाइम लेती है, उसी तरह जब वो SRAM के अंदर जो कैपेसिटर्स हैं जब वो चार्ज हो जाते हैं, डेटा स्टोर कर लेते हैं, तो वो भी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. मतलब उनका चार्जेस मींस जो डेटा एज अ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फॉर्म में उसमें स्टोर हुआ है, जब वो लॉस होगा मतलब आराम से डिस्चार्ज होगा. जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, इस तरीके से कैपेसिटर में से भी डेटा आराम से डिस्चार्ज होता है बेसिकली. तो बेसिकली स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश और अपडेट की नीड नहीं होती है. मतलब एक बार जो डेटा आ गया वो लंबे समय तक बना रहता है. एज कंपेयर टू SRAM इसको लगातार, एज कंपेयर टू DRAM इसको लगातार अपडेट और रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दूसरे पैराग्राफ में क्या है? SRAM is commonly used in applications that require fast and frequently access to data, such as a cache memory in a CPUs, where quick access to frequently used instructions and data is crucial for improving overall system performance. It means SRAM का जो एग्जाम्पल है वो है कैश मेमोरी. और आपको मैं बता दूं कि आज तक जितनी भी मेमोरीज रिकॉग्नाइज की गई हैं, मींस डेवलप की गई हैं, उन सारी मेमोरीज में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है दैट इज द कैश मेमोरी. एंड कैश मेमोरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द SRAM. मतलब कैश मेमोरी एक मेमोरी होती है जो बहुत ही बेसिकली लेस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है, बट इट इज वेरी क्विक रिट्रैवल ऑफ डेटा. मतलब डेटा को बहुत ही फास्टली रीड एंड राइट कर सकती है. मतलब आज तक जितनी भी रैम्स या जितनी भी मेमोरी ऑफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन सारी मेमोरी ऑफ कैटेगरीज में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो मेमोरी है दैट इज द कैश मेमोरी. क्योंकि इसका जो डेटा रिट्रैवल है, मतलब डेटा का जो रीड और राइट का जो रेशियो है या डेटा रेट्स जो है, इट्स वेरी हाई एंड वेरी फास्ट. सो एग्जांपल है कैश मेमोरी. और ये कैश मेमोरी मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित की गई है. दैट इज द L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश. L का मतलब यहां लेवल 1 है, लेवल 2 एंड लेवल 3 कैश.
तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक पर्टिकुलर मेमोरी है, मींस एक पर्टिकुलर रैम का फॉर्मेट है, और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को रेगुलर अपडेट्स और रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर्स में डेटा स्टोर होता है। और कैपेसिटर एक तरीके से सेल चार्जेस की तरह काम करता है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है तो लंबे समय तक बनी रह सकती है, यदि उसमें डेटा स्टोर हो गया है तो लंबे समय तक वो डिस्चार्ज नहीं होता है। मींस कैश मेमोरी में जब डेटा स्टोर होता है तो वो लंबे समय तक बना रह सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल कैश मेमोरी है। और कैश मेमोरी बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी काउंट की जाती है। आज तक जितनी भी मेमोरीज बनी है उसमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी दैट इज द कैश मेमोरी। ठीक है, और कैश मेमोरी की 3 कैटेगरी है, L1, L2 एंड L3। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और समझते हैं व्हाट इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली समटाइम इट एक्ट एज अ बफर मेमोरी। पहले पैराग्राफ में इट इज वेरी फास्टेस्ट मेमोरी एवर, मतलब आज तक जितनी मेमोरी बनी उन सब में फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी कही जाती है। इट मींस इट इज वेरी क्विक रिट्रीवल ऑफ डेटा, मतलब इसका मतलब ये है कि डेटा को बहुत तेजी से रीड और राइट करती है। मतलब अपने में डेटा स्टोर करना या अपने से डेटा की कहीं पे अवेलेबिलिटी करवाना, ये बहुत ही फास्ट करती है। और ये डेटा आता कहां से? बेसिकली ये डेटा रैम से आता है या व्हाटएवर प्रोसेसर से डेटा स्टोर होता है। बस बेसिकली इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो बहुत ही तेजी से रीड और राइट किया जा सकता है। नीचे वाले पैराग्राफ पे फोकस करेंगे। कैश मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट दैट टेम्परेरली स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड और critical data of instructions or facilitate quicker access by the CPU। मतलब जैसे सपोज करो कि आप कोई मैकेनिक है, आपको कोई पर्टिकुलर टूल जो है या स्क्रू ड्राइवर या प्लास या कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट जो आपको हर दूसरे पल उसको आपको यूज में लेना है, तो आप क्या करेंगे? उस चीज को अपने बहुत नियर बाई रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप एक फैन मैकेनिक हैं, आप स्टूल पे खड़े होकर फैन रिपेयर कर रहे हैं और आपको ज्यादा जरूरत पड़ने वाली चीज है जो वो स्क्रू ड्राइवर या प्लास, ठीक है, व्हाटएवर आप एग्जांपल के फॉर्म में समझे। तो उस 2 पर्टिकुलर टूल को आप अपने पास लेके इस टूल पे जाएंगे, मतलब किसी से बार बार नीचे से मांगने की जरूरत ना पड़े, मतलब आप क्विक एक्सेस कर सके। जो आपको टूल नीडेड है वो टूल आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए आप उसको अपने पास कैरी करते हैं। ठीक है, आपसे दूर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सीपीयू को जब कोई शॉर्ट टर्म इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट बार बार चल रही है, सपोज दैट कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन कंप्यूटर में रनिंग है और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू कोई पर्टिकुलर टूल, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सीपीयू को बार बार नीडेड है, हर एक अगले पल्स में वो पर्टिकुलर टूल उसको नीडेड है, तो ऐसे टूल्स को बेसिकली प्रोसेसर अपनी ही कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है, जिससे कि वो तुरंत और क्विक और बहुत ही फास्ट एक्सेस कर सके। तो बेसिकली कैश मेमोरी जो है वो प्रोसेसर के अंदर पाई जाती है। जो L1 कैश होती है वो प्रोसेसर के अंदर पाई जाती है, इसलिए उसका नाम है इंटरनल कैश। और उसी कैश मेमोरी में सीपीयू अपनी फास्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स, फास्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फास्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा उसमें स्टोर करता है, जिससे कि तुरंत एक्सेस करके अगले प्रोग्राम को प्रोसेस कर सके। आई होप सो आपको कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। सो कैश मेमोरी इज अ वेरी फास्टेस्ट मेमोरी। It store a very small amount of data, but this particular data can be very fast retrieval, मतलब बहुत तेजी से डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। सो आई होप आपको कैश मेमोरी समझ में आया होगा। और कैश में आप यहां देख पा रहे हैं एक इमेजेस के थ्रू दर्शाया गया है कि कैश मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है। फ्रिक्वेंटली जो डेटा है वो कैश मेमोरी में रैम के थ्रू आ रहा है, स्टोर हो रहा है, और जरूरत के हिसाब से वो डेटा स्टोर भी हो रहा है, फिर वापस जा भी रहा है। तो ये सारा प्रोसेस रीड एंड राइट का लगा रहता है। तो बेसिकली कैश मेमोरी बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर पाई जाती है, मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती है, बट इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है बहुत छोटा अमाउंट होता है। रैम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी क्षमता रैम की होती है उससे कई गुना कम डेटा इसमें स्टोर होता है, बट जो भी डेटा इसमें स्टोर होता है बहुत तेजी से रीड और राइट किया जा सकता है। इसीलिए प्रोसेसर एज अ बफर मेमोरी, एज अ फास्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ रैम या फास्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेमोरी के फॉर्म में कैश मेमोरी का यूज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टाइप ऑफ कैश मेमोरी। बेसिकली 3 प्रकार की कैश मेमोरीज यहां डिस्क्राइब की गई हैं, L1, L2 एंड L3।
Modern computer architecture typically have multiple level of cache memory such as level 1, level 2 and level 3. Level 1 cache is the smallest and fastest located directly onto the CPU chip itself. मतलब L1 जो है वो प्रोसेसर के भीतर ही पाई जाती है और प्रोसेसर L1 का इस्तेमाल अपने स्वयं के लिए करता है कि वो बहुत ही फास्ट किसी पर्टिकुलर एक्सेसिबिलिटी की नीड है तो अपनी कैश मेमोरी से लेना देना करता रहता है। L1 और L2 और L3 मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती हैं। ध्यान रहे मदरबोर्ड के ऊपर कोई बड़ी आईसी प्रोसेसर के नियर बाई कोई बड़ी आईसी जो है वो डुअल इनलाइन पैकेज के फॉर्म में जैसा आपके पिक्चर में यहां दर्शाया गया है, यदि ऐसी कोई आईसी प्रोसेसर के बहुत ही क्लोजली पाई गई है तो वो L1 हो L2 और L3 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कैश मेमोरी यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं L1 इंटरनल कैश होती है, L2 और L3 एक्सटर्नल कैश होती है, मतलब मदरबोर्ड पे पाई जाएगी कहीं ना कहीं, और L1 जो है वो प्रोसेसर के भीतर ही पाई जाती है। और इन तीनों मेमोरी का काम है बहुत ही फास्टेस्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी देना कंपोनेंट्स को। L1 सीपीयू को, L2 L3 ऑनबोर्ड कंपोनेंट्स को बहुत ही क्विक एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा प्रोवाइड कराती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं और समझते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस एक्चुअल फॉर्म में जो रैम होती है उसे हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगातार अपडेट और रिफ्रेश की नीड होती है, मतलब इट नीड कांस्टेंट अपडेट एंड रिफ्रेश बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टाइमली ट्रांजिस्टर्स एंड इट इज ट्रांजिस्टर्स का नेचर होता है कि जो है डेटा को बहुत ही लेस अमाउंट या लेस टाइम ऑफ पीरियड में डेटा लॉस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रेगुलरली जो है अपडेट और रिफ्रेश की नीड पड़ती रहती है। मतलब हमारे मदरबोर्ड पे जो रैम लगती है वो रैम डेटा जहां से भी एक्सेस करती है, या तो स्टोरेज फॉर्म से एक्सेस कर रही है, मतलब एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव से, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से, और मेमोरी कार्ड्स के थ्रू, या इंटरनेट की दुनिया के थ्रू, व्हाटएवर कहीं से भी वो डेटा स्टोर कर रही है, तो उस डेटा को रेगुलर मेंटेन बनाए रखने के लिए डेटा सोर्स से उसको बार बार उस डेटा को रेगुलर अपडेट और रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। नहीं तो जो डेटा इसके अंदर स्टोर होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में वो पर्टिकुलर डेटा लॉस हो जाता है। दूसरे पैराग्राफ में, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM is a type of volatile semiconductor memory that is commonly used as a main memory in computer or other electronic devices। मतलब मेन मेमोरी के फॉर्म में यूज होता है और ये पर्टिकुलर रैम जो है वो प्रोसेसर को डेटा मुहैया करवाती है। अब किसी भी पर्टिकुलर स्टोरेज फॉर्म से डेटा एक्सेस करके प्रोसेसर को उससे उसकी जरूरत के हिसाब से डेटा प्रोवाइड कराती है, जिससे प्रोसेसर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम एप्लीकेशन या किसी पर्टिकुलर रॉ डेटा पे एक्सेसिबिलिटी कर सके, मींस प्रोसेसिंग कर सके। DRAM is a volatile memory, meaning its losses, it is stored information when power is turned off। मतलब ये volatile memory का एग्जांपल है, जब तक इसमें पावर है, मतलब जब तक कंप्यूटर एक्टिव है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक इसके अंदर डेटा है, और जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा इसके अंदर का सारा डेटा वहीं सिंक्रोनाइज हो जाएगा जहां से वो डेटा आया होगा। Unlike static random access memory doesn't need to refresh as long as power is supplied and DRAM required। बेसिकली स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगातार जो है बताया गया कि पावर सप्लाई की नीड नहीं है, क्योंकि वो जो डेटा स्टोर करता है वो एज अ सेल्स के फॉर्म में स्टोर करता है, जिससे कि वो चार्जेस के फॉर्म में स्टोर करता है और वो सेल्स चार्ज हो जाते हैं तो लंबे समय तक उसमें डेटा बना रहता है। जबकि कि DRAM में ऐसा नहीं है। DRAM में यदि कोई डेटा आके स्टोर हुआ तो पावर लॉस होने के बाद तुरंत क्विक एक्सेस में डेटा उसका जो है क्विकली बेसिकली डेटा फ्लश आउट भी हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। माय डियर फ्रेंड्स, समझते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली दिखती कैसे है सबसे पहली बात, और इनके नेम क्या है और ये कितने टाइप्स की हो सकती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जांपल FPM रैम। सबसे पहले फास्ट पेज मोड जो रैम थी, जो बेसिकली पहले पेंटियम प्रोसेसर के साथ या 486DX प्रोसेसर के साथ जो रैम यूज होती थी, और वो होती थी FPM रैम, या फिर ये कहें कि जो सबसे पहले रैम रिकॉग्नाइज की गई थी उसका नाम था फास्ट पेज मोड FPM रैम।
पिक्चर में दर्शाया गया है एफपीएम रैम। मैं माउस पॉइंटर के थ्रू दिखाता हूं, ये है एफपीएम रैम, ऐसी दिखती थी। उसके बाद दूसरी रैम रिकॉग्नाइज की गई ईडीओ रैम। दूसरी रैम ईडीओ है, एक्सटेंडेड डेटा आउट, जो कि ऐसी दिखती थी। ये 30 पिन की रैम थी, ये 72 पिन की रैम बनाई गई। ये 30 पिन की थी, ये 72 पिन की बनाई गई। इसके बाद एसडी रैम बनी। एसडी रैम आपके सामने दिख रही है डिस्प्ले। यहां से आप एसडी रैम, डबल नोच की एसडी रैम शुरू हुई थी। यहां से बेसिकली पेंटियम प्रोसेसर्स में एसडी रैम बहुत यूज हुआ था, जैसे पेंटियम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से रैम का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद डीडीआर एसडी रैम की सीरीज शुरू हुई। डीडीआर एसडी रैम में सबसे पहले डीडीआर आई, फिर डीडीआर 1, 2, 3, 4 आई, जो कि 184 पिन, 240 पिन, 240 पिन, 288 पिन, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी ऑफ रैम्स आज तक बहुत सारे रैम के पैकेजेस बने। Currently, nowadays, we people are using DDR3, 4 and commonly DDR5 also. तो इस तरीके से ये रैम पैकेजेस है। If anyone asking to you that how many types of RAMs you knows, तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले रैम बनी FPM, उसके बाद बनी EDO, फिर बनी SD रैम, फिर बनी DDR SD रैम, फिर बनी DDR 1, 2, 3, 4, 5 and etc. ठीक है, तो इस तरीके से रैम पैकेजेस माय डियर फ्रेंड्स आप बिल्कुल पॉइंट आउट कर लेंगे और इसको माइंड कर लेंगे। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारी रैम्स एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला नंबर है एफपीएम का। सबसे पहली बात तो ये बंद हो चुकी है रैम, चूंकि अब ये रैम सबसे पहले रिकॉग्नाइज की गई थी 1980 से 1990 के दशक में इसका इस्तेमाल होता था। इसका नाम था फास्ट पेज मोड, और इसका जो डेटा रेट था वो 32 बिट ऑफ डेटा रेट था, और ये 66 मेगाहर्ट्ज अराउंड 2112 एमबीपीएस की स्पीड से इसका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता था। आप डिस्क्रिप्शंस नोट डाउन करते चलेंगे माय डियर फ्रेंड, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो फास्ट पेज मोड इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट वाज प्रिवेलेंट इन पर्सनल कंप्यूटर ड्यूरिंग द लेट 1980s एंड 1990s। ठीक है, तो ये रहा एफपीएम के बारे में। अगला है ईडीओ के बारे में, एक्सटेंडेड डेटा आउट। ये 1990s के दशक में इसका जो है ये रिकॉग्नाइज की गई थी, और इसका पूरा नाम था एक्सटेंडेड डेटा आउट was a type of dynamic random, ये भी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि DRAM के पैकेजेस हैं। It was commonly used in computer during 90s. Here are details something. तो यहाँ पे 16 बिट ऑफ 32 बिट ऑफ रैम रिकॉग्नाइज की गई थी, जो 8 बिट विड्थ को यूज करते थे। तो 16 इंटू 8 बिट विड्थ इंटू 40 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से काम करते थे, तो 5120 एमबीपीएस की स्पीड से ये डेटा ट्रांसमिट करती थी। इसका ओवरऑल जो डेटा रेट था वो था 5120 एमबीपीएस। ठीक है, तो ये थी ईडीओ रैम माय डियर फ्रेंड्स, 72 पिन की थी। और सबसे पहले जो एफपीएम रैम रिकॉग्नाइज की गई थी वो 30 पिन की थी। तो इस तरीके से पिन्स भी आप मेमोराइज कर लेंगे, डेटा रेट भी मेमोराइज कर लेंगे, साथ के साथ ये कब आई कब गई ये सब आप चीजें नोट डाउन कर लेंगे। क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है, आपसे कोई पूछता भी नहीं, हो सकता है इंटरव्यूअर को भी ना पता हो कि इस तरीके के रैम रिकॉग्नाइज की गई थी। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपको पीछे से आगे तक का सारा सब कुछ क्लियर है। आप कुछ भी पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इसके बाद आई एसडी रैम माय डियर फ्रेंड्स। एसडी रैम का जो डेटा रेट था वो लगभग 66 मेगाहर्ट्ज टू 133 मेगाहर्ट्ज ऑफ इसकी स्पीड थी। तो इसका पूरा नाम था एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये है कि ये रैम जिस किसी प्रोसेसर के साथ यूज में ली जाती थी, तो प्रोसेसर की स्पीड जो भी होती थी उस प्रोसेसर की स्पीड की अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देती थी। जैसे उन जमानों में हम मेगाहर्ट्ज टाइप ऑफ प्रोसेसर यूज करते थे। ऑलमोस्ट पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड या पेंटियम फोर्थ का जो प्रोसेसर की कैपेसिटी थी वो 133 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होता था, या फिर 266 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होता था, या इससे हायर होता था। ये रैम, एसडी रैम जिस किसी भी बोर्ड पे लगती थी, उस बोर्ड पे जो प्रोसेसर लगता था, उस प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी, मतलब उसकी जो क्लॉकिंग थी मेगाहर्ट्ज की स्पीड, वो स्पीड ये रैम सिंक कर लेती थी। मतलब जिस मेगाहर्ट्ज की स्पीड से प्रोसेसर परफॉर्मेंस देता था, उसी सेम मेगाहर्ट्ज की स्पीड से आपकी एसडी रैम भी परफॉर्मेंस देती थी। मतलब इसका जो डेटा रेट था, जो क्लॉकिंग था, वो सेम सिंक हो जाता था प्रोसेसर की स्पीड से। इसलिए इसका नाम पड़ा सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इट इज द ओरिजिनल एसडी रैम वाज सिंगल एज ऑफ and the system clock has data rates
रैगिंग फ्रॉम 66 टू 133, मतलब 66 मेगाहर्ट्ज से लेके 133 मेगाहर्ट्ज तक की डेटा रेट्स या क्लॉकिंग की ये रैम बनाएगी। और बिट विड्थ के अकॉर्डिंग ये सपोज दैट ये 16 बिट ऑफ प्रोसेसर सपोर्टिव थी या 32 बिट सपोर्टिव थी, तो 16 और 32 मल्टीप्लाई बाय द 133 और 666 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू टोटल स्पीड इन एमबीपीएस। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द एसडी रैम। क्योंकि ये रैम भी अब आज के डेट में यूज नहीं होती है, हम आज के डेट में पेंटियम टाइप ऑफ प्रोसेसर यूज नहीं कर रहे हैं, आई सीरीज के प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो ये वर्थलेस है आपके लिए फिलहाल में। बट बढ़ते हैं डीडीआर रैम की तरफ, और सबसे पहले समझते हैं डीडीआर, जिसका नाम है डुअल डेटा रैम। आपको मैं बता दूं डुअल डेटा रैम इसका नेम क्यों पड़ा। ये पर्टिकुलर रैम जिस किसी भी प्रोसेसर के साथ यूज होती थी, उस पर्टिकुलर प्रोसेसर की जो भी क्लॉकिंग होती थी उसकी दुगनी स्पीड से काम करती थी। जैसे जिस पर्टिकुलर प्रोसेसर के साथ इस्तेमाल हुई, उस प्रोसेसर की जो कैपेसिटी थी वो मान लो कि 133 मेगाहर्ट्ज थी, तो ये डीडीआर जो रैम है वो 266 मेगाहर्ट्ज की क्लॉकिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देती थी। मतलब सीपीयू की जो भी स्पीड होती थी मेगाहर्ट्ज में, उसकी जस्ट डबल की स्पीड से ये रैम काम करती थी। इसीलिए प्रोसेसर की कैपेसिटी फास्ट हो जाती थी, डेटा अवेलेबिलिटी रेट बहुत फास्ट हो जाते थे, और आपके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ी हुई नजर आती थी। तो डीडीआर डुअल डेटा रेट, synchronous dynamic random access memory and dual data rate is the first generation of DDR SDRAM, a type of memory commonly used as a main system memory in computers. Common data rate for DDR including DDR 200 means, आप यहां देखें ध्यान से कि 100 मेगाहर्ट्ज की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, मतलब सीपीयू की, तो 200 की स्पीड से। ये 133 मेगाहर्ट्ज की स्पीड जो है वो आपके प्रोसेसर की है, तो 266 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से DDR1 परफॉर्मेंस देती थी। ये 166 मेगाहर्ट्ज की स्पीड आपके प्रोसेसर की है, तो इसकी कैपेसिटी 333 होती थी। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स ये डुअल डेटा रेट का मतलब यह है कि प्रोसेसर की स्पीड की जस्ट डबल स्पीड के अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस देती थी। फिर इसमें बढ़ते हुए क्रम में बहुत सारी रैम है। DDR2 अगली रैम है DDR2। DDR2 SD RAM has a 64 bit of data bus width and operate is various data rates such as 400 DDR2 400 megahertz of speed, 533 megahertz of speed। तो ये बहुत ही हाई स्पीड की मेमोरीज यहां से रिकॉग्नाइज होनी शुरू हो गई, और ये ने बेसिकली डीडीआर की जितनी अगली सीरीज आती चली गई हैं, वो सारी सीरीज जो है उनमें नंबर ऑफ बस विड्थ बढ़ गई हैं, मतलब नंबर ऑफ बसेस जो है वो बढ़ी हुई मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, और उनकी जो क्लॉकिंग है वो क्लॉकिंग आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से डीडीआर के डिफरेंट वर्जन आने का मतलब है सबकी क्लॉकिंग बढ़ी हुई है, सबके बस विड्थ बढ़े हुए हैं, तो इन पर्टिकुलर रैम की जो डेटा रेट्स, ओवरऑल डेटा रेट्स कैपेसिटी है, वो सब कुछ आपको बढ़ा मिलेगा। इसलिए DDR3, 4, 5 इस तरीके से रैम बने। DDR3 रैम, इसकी क्लॉकिंग आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये 64 बिट ऑफ बस विड्थ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोसेसर हैं वो 64 बस विड्थ को सपोर्ट करने वाले हैं आज की डेट में। और बस विड्थ तो ठीक है कॉमन रहेगी 64 32, बट इनकी जो क्लॉकिंग है, क्लॉकिंग पे आप गौर करेंगे तो 800 मेगाहर्ट्ज टू 2133 मेगाहर्ट्ज, मतलब इनकी जो क्लॉकिंग है, जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई मिली यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ये हाईएस्ट स्पीड है 2133 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से DDR3 काम करना शुरू करी, और DDR3 आज की डेट में आई सीरीज ऑफ प्रोसेसर के साथ भी यूज होती है, और जितने भी लेटेस्ट आई सीरीज के प्रोसेसर हैं, हैवी जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं, लाइक इंक्लूडिंग 8th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन और जो सीपीयूज हैं, उनमें जो रैम यूज हो रही है वो DDR4 यूज हो रही है, और उसकी जो क्लॉक रेट है वो क्लॉक रेट सबसे हाई है। ठीक है, बढ़ते हैं DDR4 की तरफ। आप यहां देख सकते हैं DDR4 आज की डेट में कॉमनली यूज की जाने वाले रैम है, जो आज की डेट में जितने भी हाई जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स हैं,
इंक्लूडिंग i5 11th जनरेशन, i3 11th जनरेशन, i7 10th 11th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर के साथ DDR4 का यूज होता है। और इसका जो बेसिकली 64 बिट ऑफ विड्थ का यूज करते हैं। बट इनकी जो क्लॉकिंग है, क्लॉकिंग पे ध्यान देंगे, क्लॉकिंग यहाँ 2133 से लेके 2666 मेगाहर्ट्ज की गति से कार्य करता है। मतलब इट्स टू मच, मतलब आप ये कहें कि फ्रिक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में इसका जो डेटा ट्रांसमिट रेट है वो होता है। तो बेसिकली ये वाली जो रैम है DDR4, ये DDR की सीरीज की लेटेस्ट रैम है और इस पर्टिकुलर रैम का इस्तेमाल लेटेस्ट प्रोसेसर एंड हायर जनरेशन ऑफ प्रोसेसर के साथ यूज होता है। और इसका डेटा रेट जो है वो आज की डेट में जो भी रैम यूज DDR की जितनी भी सीरीज है उस सीरीज में DDR5 को छोड़ दें तो सबसे हाईएस्ट और फास्टेस्ट रैम जो है DDR4 है। अगली है DDR5। इसका जो डेटा रेट है वो डेटा रेट आप यहां देख सकते हैं 4800 टू 5600 ऑफ मेगाहर्ट्ज की स्पीड से ये डेटा रेट है इसका। इट्स टू मच, वेरी फास्टेस्ट मेमोरी। और इसमें अलग से बफर मेमोरीज वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो जितनी हाईएस्ट कैपेसिटी आप बेसिकली ये सर्वर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होने वाली रैम्स है और इनकी जो डेटा रेट है बहुत हाई है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो जनरली आपसे इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन कर सकता है? डेटा, सबसे पहली बात तो वो सुनना चाहता है कि रैम्स के नेम भी पता है, आपको नहीं पता है तो आपसे वो पूछना चाहता है DDR4 समझ में आता है आपको, आपने सुना है नेम, DDR5 आपको पता है, DDR3 पता है, फिर वो क्लॉकिंग पूछ सकता है। तो क्लॉकिंग हर एक रैम में मैंने यहाँ पे शो ऑफ करी है, आप उस क्लॉकिंग को अपने माइंड में रखें। जैसे कोई पूछे कि DDR5 की जो क्लॉकिंग है वो क्या है, तो आप बता दो 4800 टू 5600 ऑफ मेगाहर्ट्ज की स्पीड है। बोले बस बिट कितनी है, बोले 64 बिट। चूंकि 64 बिट के प्रोसेसर यूज हो रहा है, 64 इंटू 4800 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीड इन MBPS, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रहा हमारे लिए। लगभग हाफ आवर्स की वीडियो हो गई। इसमें हमने सारी रैम A to Z जितनी भी रैम है उन सारी रैम्स को एक्सप्लोर किया है और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि बेसिकली रैम की बढ़ती हुई जनरेशन में एक एक रैम यहाँ पे एक्सप्लोर करी गई, इंक्लूडिंग उनके जो क्लॉक रेट्स हैं, उनके जो बस विड्थ हैं, वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया। तो आपको आज के बाद रैम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप सो आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि रैम के नाम क्या हैं, उनके कितने टाइप्स हैं और उनकी जो क्लॉकिंग रेट है, बस विड्थ है, डेटा रेट्स हैं वो क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप इजिली किसी भी पर्टिकुलर इंटरव्यू को बीट कर सकते हैं। तो ये लास्ट और अंतिम पहलू बचा है हमारे डियर फ्रेंड्स। ये तो आपका इंटरव्यू पूछता है कि आप कैसे पता करोगे कि किस पर्टिकुलर स्लॉट पे या किस कंप्यूटर में कौन सी रैम लगानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ये पूछा गया है, उनसे इंटरव्यू में सवाल किए गए हैं कि आप कैसे जजमेंट लोगे कि इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में हमें कौन सी रैम लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ आपको सिंपल वेरिफिकेशन करना होगा। आप मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी स्लॉट के बीच में, आप यहां देखें मैंने पिक्चर दिखाई है, आप मेमोरी स्लॉट के बीच में गौर करेंगे तो आपको कुछ वोल्टेजेस लिखे हुए नजर आ रहे हैं और इन वोल्टेजेस के हिसाब से यहां पे रैम के भी वोल्टेजेस लिखे आ रहे हैं। यदि आपकी मेमोरी के ऊपर, ध्यान से देखें, यदि आपकी मेमोरी के ऊपर, मेमोरी स्लॉट के ऊपर 1.2 वोल्ट लिखा हुआ है तो आप उस पर DDR4 रैम लगाने वाले। यहां लिखा होगा साफ साफ, जैसे 1.8, 2.6, 2.5, 2.5, 2.5 and here is a 0.2, 1.6 and 3.3। इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे वोल्टेजेस नजर आएंगे और उन वोल्टेजेस के हिसाब से जिस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर 1.2V लिखा हो वहां DDR4 रैम लगानी है, जहां पे 1.5V लिखा हो वहां DDR3 लगानी है, जहां पे 1.8 लिखा हो वहां DDR2 लगानी है और जहां पे 2.5, 2.6 लिखा हो वहां पे आपको DDR बेसिकली 1 लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वोल्टेजेस आपको देखते हुए बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें अपनी इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड पे या इस पर्टिकुलर स्लॉट पे कौन सी रैम लगानी है। ठीक है, तो ये बहुत ही फायर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि कौन से मदरबोर्ड पे या कौन से स्लॉट पे कौन सी रैम लगानी है।
ये सबसे बड़ा ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर के द्वारा। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। और कितनी रैम होती है, कितनी वैरायटी ऑफ रैम होती है, कितनी कैटेगरी ऑफ रैम होती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे एक एक चीज एक्सप्लोर किया माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी रैम से रिलेटेड डाउट्स नहीं रह जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वीडियो को देखा, आपको वीडियो समझ में आया, आपने इससे कुछ नॉलेज गेन किया, तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें, नॉलेज गेन करते रहें, साथ के साथ इंटरव्यू भी देते रहें और अपनी जॉब और अपना करियर बनाते रहें। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट बेहतरीन एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।